हेलो, मैं हूँ कनिका आना और आज हम 12th की NCERT का 5th चैप्टर कवर करेंगे विच इज़ द चैप्टर ऑन जेनेटिक्स. द चैप्टर्स नेम इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब जेनेटिक्स आए और मेंडल का नाम नहीं आए तो वो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल रियली. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेंडल के आइडियाज़, वो कहाँ से आए, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके, किस तरीके से वो अपने कंक्लूजन्स पे पहुँचे और उन्होंने अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए जो कि आज भी बहुत बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. और हाँ, इससे पहले कि हम लोग आगे और बढ़ें तो मैं पहले ही बोल दूं कि एक्चुअली ये यूनिट थोड़ा लंबा है तो इसका लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है. तो आप लोग अपने ईज़ पे व्हेनेवर यू फील लाइक पॉजिंग द वीडियो और कुछ समझना है, कुछ खुद से सॉल्व करके देखना है, बना कर देखना है, आगे प्यूनेट स्क्वायर वगैरह आएगा तो आप उस तरीके से कर सकते हैं. तो आई थिंक इट विल बी बेटर अगर आप पॉज करके देखें ताकि ईजी अंडरस्टैंडिंग हो और ज़्यादा बर्डन ना पड़े दिमाग पे. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ, तो मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क. इनकी मोनास्ट्री में इन्होंने पी प्लांट्स ब्रीड करते थे एंड उस पर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए. और पी प्लांट्स जो थे दे वर अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज दे हेल्प्ड हिम इन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इनमें डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे. वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिलते हैं. और मेंडल का अप्रोच यूनिक इसलिए था क्योंकि इससे पहले बायोलॉजी को सिर्फ बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता था. बट बीइंग अ मैथमेटिशियन, मेंडल को बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स दिखा. उन्होंने बायोलॉजिकल पैटर्न्स में को मैथमेटिक्स के तरीके से देखा एंड दैट इज़ हाउ ही वाज एबल टू कंक्लूड एंड कम अपॉन द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. और वो एक्चुअली उस टाइम पे काफ़ी नया अप्रोच था और एक तरीके से उनके लिए थोड़ा ख़राब भी प्रूव हुआ क्योंकि लोग इस वजह से उनके थ्योरीज़ को उतना मानते नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, बायोलॉजी में मैथ्स का कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं होगा. लेकिन एक्चुअली फिर बाद में पता चला कि उन्होंने जो भी बोला था वो सारा कुछ सही था एंड हिज लॉजिक वॉज एब्सोल्युटली राइट. सो जैसा कि सबसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया था मेंडल ने, तो उसके काफ़ी रीजंस हैं. जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बोला था कि पी प्लांट में डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं तो जो इजीली देख सकते हैं. जैसे कि एक ट्रेट है राउंड सीड्स, तो रिंकल्ड सीड्स हो सकते हैं, येलो सीड्स हैं, ग्रीन सीड्स हो सकते हैं जो डिफरेंट ट्रेट्स में. तो बेसिकली इस तरीके से बहुत विजिबली डिस्टिंक्ट ट्रेट्स हैं जो कि आपको इस फिगर में दिख रहे हैं. ये एनसीईआरटी का फिगर है. तो ये विजिबली डिफरेंट ट्रेट्स होने की वजह से बहुत आप मतलब बहुत इजीली कोई आपको अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करना है या टेस्ट करने के लिए कि कौन से ब्रीड का प्लांट है. आप इजीली बस आँखों से फ्लावर का कलर या सीड का शेप जो भी देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये डोमिनेंट ट्रेट शो कर रहा है या रिसेसिव ट्रेट. ये सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट क्या है वो और रिसेसिव ट्रेट क्या हुआ. इसके अलावा पी का लाइफ साइकिल शॉर्ट था. पी का जो फ्लावर होता है इट इज़ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. सो इसमें मेल ऑर्गन्स भी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, फीमेल ऑर्गन्स भी हैं. सो अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन, अक्सर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है बिकॉज ऑफकोर्स बाइसेक्सुअल है. तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन ब्लॉक करना है और अपने मर्जी के किसी प्लांट से रिप्रोडक्शन कराना है तो वी कैन ईजिली टेक ऑफ द पॉलन, वी कैन ईजिली टेक ऑफ द एंथर्स एंड हम अपने मर्जी के पॉलन ग्रेन से फ्लावर को डस्ट करके वी कैन कैरी आउट द अप्रोप्रिएट क्रॉस. ये भी हम लोग आगे एक फिगर में अच्छे से डिस्क्राइब्ड है. सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज. और तीसरा एडवांटेज ये भी है कि इसके प्योर ब्रीड्स इजीली अवेलेबल थे, उनको मार्केट में इजीली मिल गए थे. प्योर ब्रीड्स वो होते हैं विच हैव द which consistently have offspring with the same trait as the parent. तो बेसिकली अगर जैसे आपके पास टॉल पी प्लांट्स हैं तो उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं वो सारे टॉल होंगे. या जैसे आपके शॉर्ट पी प्लांट हैं तो जितने भी उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो शॉर्ट ही होंगे, कोई वेरिएशन आपको देखने में नहीं मिलेगा. तो उस हिसाब से फिर आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं
कि हाँ मुझे ये दोनों प्लांट्स को चूज़ करना एक्सपेरिमेंट के लिए, और आपको पता है कि कोई अननेसेसरी वेरिएशन नहीं आएगा उसमें। तो हाँ, जैसे कि मैंने बोला था कि जब हम लोग जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी नीड टू नो कि जैसे अगर हमें कोई प्लांट मिल रहा है तो इसके पेरेंट प्लांट्स कौन से हैं, सो दैट वी गेट टू नो कि उसके पेरेंट प्लांट्स में कौन से ट्रेट्स थे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग नेचर में होने को छोड़ दें तो दे माइट बी सेल्फ पॉलिनेशन या कोई क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाए, जो कि वी माइट नॉट नो कि उसका एक्चुअली पेरेंट कौन है, तो कोई भी कंक्लूजन फर्दर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि वी नो कि हम किस प्लांट से फर्टिलाइज कर रहे हैं, उसके क्या ट्रेट्स हैं। सो इसके लिए कुछ टेक्निक्स फॉलो किया जाता है टू इंश्योर कि हमारा फर्टिलाइजेशन एक डिजायर्ड प्लांट से ही हो रहा है। तो सबसे पहले ईमैस्कुलेशन। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, मतलब अगर आप इसको ब्रेक करके देखें, ई मतलब रिमूवल ऑफ मैस्कुलेशन, मतलब द मेल पार्ट्स। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये सिजर से काट करके दे आर रिमूविंग द एंथर। एंथर में ही पॉलन प्रेजेंट होता है जहाँ पर मेल गैमीट्स रहते हैं प्लांट्स के। सो उन्होंने एंथर हटा दिया। ये वाला फ्लावर अगर आप देखें तो इसके पास वो एंथर्स नहीं है। अब आफ्टर रिमूवल, और ये ऑफ कोर्स ये कटिंग मतलब पॉलन के मैचुरेशन से पहले ही की जाती है, ताकि ऐसा नहीं हो कि पहले से कोई पॉलन आके इसके स्टिग्मा पे प्रेजेंट हो। ठीक है, सो वंस दिस एंथर इज रिमूव्ड, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये दिस इज द डिजायर्ड फ्लावर, दिस डिजायर्ड फ्लावर फ्रॉम द प्लांट विच वी वांट टू फर्टिलाइज विद। तो फिर इसके जो एंथर हैं, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये हम डस्ट करेंगे अपने फ्लावर के स्टिग्मा पे। फिर ये डस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर इस जो फ्लावर है जिसके साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसे हम एक बैग में कवर कर देते हैं, ताकि फर्दर बाहर से किसी दूसरे प्लांट का कोई पॉलन ग्रेन ना लैंड कर जाए, ताकि मतलब कोई भी सॉर्ट ऑफ वेरिएशन नहीं आए। उस वेरिएशन को रूल आउट करने के लिए बैगिंग करते हैं, ताकि एक बार हमने डस्ट कर दिया तो बस यही जो पॉलन है वही इसके ऊपर रहे और दूसरा कोई ना आए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में एक्चुअली उन्होंने किया क्या। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक टॉल पी प्लांट और एक डॉफ पी प्लांट का क्रॉस हुआ है आपस में। सो उसके रिजल्ट में जो हमें F1 विच इज़ द फिलियल जनरेशन, फिलियल मतलब द ऑफस्प्रिंग, तो जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन मिल रहा है हमें, उसमें जितने भी प्लांट्स मिले ऑल ऑफ दोज आर टॉल प्लांट्स। ओके, अब इन प्लांट्स की जब सेल्फिंग की गई, सेल्फिंग मतलब आपस में ही इनका फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन हुआ। सो इनकी सेल्फिंग करके हमें जो रिजल्टेंट पॉपुलेशन मिला, तो उसमें ऐसा था कि जो रेशियो था, ऐसा नहीं कि बस 4 प्लांट्स ही मिले थे। तो जितने भी प्लांट्स थे टोटल, जितना भी F2 जनरेशन, इनके F1 का जितना भी ऑफस्प्रिंग आया, उसमें से रेशियो कुछ ऐसा था कि लगभग 3 पार्ट्स जो थे दोज वर टॉल प्लांट्स, वाइल 1 पार्ट मतलब 3:1 के रेशियो में 1 पार्ट जो है हमें डॉफ प्लांट्स का मिला। ठीक है, तो अब बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन था बस मेंडल के पास, एंड उस वक्त उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्रोमोसोम क्या है या जीन क्या है या एलील क्या है, या उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो इस क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने क्या इन्फ्रेंसेस निकाले। सो ही कंक्लूडेड दैट कुछ यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी हैं which are stably being passed down through generations. Stably being passed down इसलिए कह रहे हैं कि जो भी ट्रेट था इस टॉल प्लांट का, जो भी इसका स्पेसिफिक कुछ ट्रेट था, वैसे उस डॉफ प्लांट का भी था। तो इनके स्पेसिफिक ट्रेट्स जो हैं ये these have been passed down the generations। और जैसे ये हम अगर ऐसा नहीं होता तो हमें फिर सेकेंड जनरेशन में डॉफ प्लांट वापस से नहीं मिला होता, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमें ऑल आर प्लांट्स वर टॉल। तो एक्चुअली ये मेंडल के लिए काफ़ी रिवीलिंग ऑब्जर्वेशन था कि जो ट्रेट जो एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन में जो डिसअपियर हो गई थी, वो सेकेंड जनरेशन में फिर से अपीयर हो रही है, विच इज़ द डॉफनेस ट्रेट। तो इससे ये क्लियर होता है कि कुछ यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी हैं विच आर बीइंग स्टेबली पास डाउन थ्रू जनरेशंस। अच्छा, जैसा मैंने बोला कि उन्हें पता नहीं था कि ये जो यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी हैं ये कौन सी यूनिट्स हैं। सो ही जस्ट रेफर टू दीज यूनिट्स एज फैक्टर्स। ठीक है,
Now, these factors, he said that these factors they occur in pairs. बहुत नेचुरल बात है कि अगर पेयर में नहीं अकर होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक फैक्टर है टॉल के लिए, ये कैपिटल टी इसके लिए, और एक स्मॉल टी है जो कि इस डॉफ प्लांट के लिए है. तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हमें F1 जनरेशन टॉल मिला है तो नेचुरली ये फिर से टी होता. तो अगर इनकी सेल्फिंग की जाती तो कोई चांस ही नहीं था कि हमें वापस से डॉफ प्लांट फिर से मिलता. ठीक है. सो इट्स नेचुरल दैट दीज फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स. अब फिर उन्होंने ये बोला कि ये जो पेयर है, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिला के ये एक पेयर बनता है. सो इस पेयर में वन फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर द अदर वन. मतलब डोमिनेंस होने का क्या मतलब हुआ कि इफ बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट टुगेदर, मतलब अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है तो जो कैपिटल टी से जो ट्रेट मिलता है, जैसे इन दिस केस द हाइट ट्रेट, तो वही एक्सप्रेस होगा. सो दैट्स हाउ इट इज डोमिनेंट. दूसरे का जो ट्रेट है, जो स्मॉल वाले का जो ट्रेट है विच इज द डॉफ हाइट, वो सप्रेस हो जाता है. ठीक है. तो जो हमारे कैपिटल टी हैं, इनका तो कोई इन पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं. ऑफ कोर्स ये टॉल प्लांट्स ही होंगे, राइट. तो ये जो कैपिटल टी कॉम्बिनेशन है, इसे हम होमोजाइगस डोमिनेंट कह सकते हैं. नॉट जस्ट फॉर दिस बट फॉर एनी अदर एलील. होमोजाइगस एज इन होमो मतलब सेम हुआ, जाइगस मतलब आप फैक्टर समझ लीजिए जो बाद में हमें पता चला कि जो जीन्स हैं या एलील्स ऑफ द जीन्स हैं, तो अगर वो एलील्स सेम हैं तो उन्हें हम होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं. मतलब इफ दे आर बोथ द डोमिनेंट एलील, बट मेंडल न्यू देम एज फैक्टर्स, सो दैट्स हाउ ही रेफर देम. एंड फिर डॉफ प्लांट्स जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव है नेचुरली, क्योंकि अगर वो जो टॉल जो डोमिनेंट एलील है, अगर वो खुद को अगर वो प्रेजेंट होता तो नेचुरली जो प्लांट है वो डॉर्फ ही रह जाता. बट जो प्लांट है वो टॉल रहता. आई एम रियली सॉरी. बट जो होमोजाइगस रिसेसिव है, इसमें हमारे पास दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं, इसलिए वी गेट अ डॉर्फ प्लांट. ठीक है. अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स होता है ना, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी, उसी तरीके से स्मॉल टी, तो ये जो कॉम्बिनेशन आता है इसे हम कहते हैं जीनोटाइप. तो कॉम्बिनेशन किस तरीके का हो सकता है? हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट कॉम्बिनेशन आ सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन आ सकता है, और तीसरा कॉम्बिनेशन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ सकता है. क्यों? क्योंकि जब ये दोनों प्रेजेंट हैं, दो डिफरेंट फैक्टर्स, तो ये जो टॉल वाला है, मतलब जो कैपिटल टी है विच इज़ द डोमिनेंट वन, यही खुद को एक्सप्रेस करेगा. तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वही एक्सप्रेस होता है. तो हेटेरोजाइगस क्योंकि दे आर बोथ डिफरेंट, एंड डोमिनेंट क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है, इसलिए इसे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं. फिर हाँ, तो ये हो गया हमारे जीनोटाइप का डेफिनेशन. जो भी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कैपिटल टी या स्मॉल टी जो भी हुआ. उसी तरीके से एक और टर्म है विच इज फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या होता है? इट इज द ट्रेट दैट एन एलील कॉम्बिनेशन प्रेजेंट्स. अब ट्रेट क्या होता है? मतलब हमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये दिखता तो नहीं है, बट हमें दिखता क्या है कि हाँ प्लांट टॉल है या प्लांट डॉफ है. तो बेसिकली जो एक एलील्स के कॉम्बिनेशन से जो एक ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं. तो यहाँ पर जैसे टॉल एक ट्रेट हुआ, डॉर्फ एक ट्रेट हुआ. ठीक है. और जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो हेटेरोजाइगोट है उसका फिनोटाइप क्या होगा, वो टॉल ही होगा. ठीक है. तो बेसिकली टॉल प्लांट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर मैंने लिखा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, बट वंस वी टेक द हेटेरोजाइगोट्स इनटू कंसिडरेशन, वी रियलाइज कि टॉल प्लांट्स जो है वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं या हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं. ओके, तो जो पहले स्लाइड में हमने जो क्रॉसेस की बात की, अब हम लोग उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए वी यूज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज़ नोन एज द प्यूनेट स्क्वायर. प्यूनेट स्क्वायर क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट the probability
of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट वील जस्ट सी एक एक करके कि एक्चुअली इसमें क्या होता है. और अभी आप राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे फोकस मत करिए, अभी जस्ट फोकस ऑन द लेफ्ट पार्ट. ओके, सो यस, सो फर्स्ट वी ड्रॉ दीज ग्रिड्स. और उसके बाद जैसे हमने एक टॉल प्लांट लिया था, तो उस टॉल प्लांट का हम जो एलील कॉम्बिनेशन है, इट वाज अ प्योर ब्रीड, तो हम इसे होमोजाइगस डोमिनेंट ले रहे हैं. सो बेसिकली ये जो, हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. सो अब हम लोग इस ग्रिड के एक साइड पे कैपिटल टी, दूसरे साइड पे फिर से कैपिटल टी, और इसका क्रॉस हमने देखा था, ये हुआ है स्मॉल टी विच वॉज अ डॉफ प्लांट उसके साथ. सो ये तो फिर इसके जो फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस आएंगे ये स्मॉल टी होंगे. अब हम लोग ये दोनों को कंबाइन करके जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर आएगा कैपिटल टी यहाँ से और स्मॉल टी यहाँ से. सो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी फ्रॉम हियर, स्मॉल टी फ्रॉम हियर, कैपिटल टी स्मॉल टी. ऐसा ही, क्योंकि सारे में ही सेम ही सिचुएशन है, तो फिर बाकी दोनों में भी कैपिटल टी स्मॉल टी. मतलब बेसिकली हमें ये जो ऑफस्प्रिंग मिल रही हैं इन दी F1, दिस इज दी F1 जनरेशन, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा है, पिछले डायग्राम में. सो दिस इज दी F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में जितने भी हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज एज यू कैन सी दीज आर ऑल हेट्रोजाइगोट्स. ठीक है, और हेट्रोजाइगोट्स हैं, और ऑफ कोर्स हमने देखा ही है कि हेट्रोजाइगोट्स जो है ये डोमिनेंट फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेंगे. सो दीज आर ऑल टॉल प्लांट्स. ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने पिछले स्लाइड में देखा भी था कि जो रिजल्ट मिल रहा है ऑल हमें सारे टॉल प्लांट्स ही मिल रहे थे F1 में, जिसके बाद F1 की आपस में सेल्फिंग की गई. तो अभी हम देख सकते हैं कि सेल्फिंग का सेल्फिंग से कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे. तो लेट्स सी, जैसे इस तरह से एक हमने ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर से एक और ले लिया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो कॉम्बिनेशंस बनाए थे, वैसे ही इसके भी बनाएंगे. जैसे इसका एक तरफ वील राइट द कैपिटल टी, एक तरफ वी राइट द स्मॉल टी, सिमिलरली फॉर दिस वन. और अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सो लेट्स सी, यहाँ पर वी हैव कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, सो वील गेट अ होमोजाइगस डोमिनेंट वन. ठीक है, यहाँ पर वी हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सो वी गेट अ heterozygous dominant. यहाँ पर we have again a capital T and small t, so we again get a heterozygote. And in the last one हमारे पास एक दोनों ही homozygous recessive बचे हैं, so we get the homozygous recessive one. ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं जीनोटाइप्स के और फिनोटाइप्स के. F1 जनरेशन में रेशियोज की बात नहीं है एज सच, क्योंकि सारा ही सेम है, जो भी रेशियो है सब में, फिनोटाइप भी सबका सेम है, जीनोटाइप भी सबका सेम है. लेकिन F2 में हम देखेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे डिफर करता है, और इससे ये रेशियो देख के हमें ये भी क्लियर होगा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है. पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विद दैट. सो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, ये हमारा है होमोजाइगस डोमिनेंट. ठीक है, ये दोनों जो हैं हमारे, दीज आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और ये जो लास्ट वाला है दिस इज द होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो ऑफस्प्रिंग में जो रेशियो मिल रहा है, दिस इज 1:2:1. तो इसे हम 1/4:2/4:1/4 वैसे उस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट बेसिकली आप ये 1:2:1. अब ये किस चीज़ का रेशियो है, तो यहाँ पर हम किस चीज़ के हिसाब से ये ग्रुप्स को अरेंज कर रहे हैं, हम लोग ये जो फैक्टर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जो एलील्स के कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. जैसे यहाँ पे कैपिटल टी
दिस इज़ वन कॉम्बिनेशन, ये दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन और इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी. सो बेसिकली बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है. ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम जिसमें हम लोग फिनोटाइप्स पे अरेंज करेंगे. सो फिनोटाइप बेसिकली दो ही पॉसिबल फिनोटाइप्स हैं, विच इज़ द टॉल फिनोटाइप in case of this plant here, tall phenotype or the dwarf phenotype, right? तो आप खुद भी एक बार ये स्क्वायर को देखकर बोल सकेंगे कि टॉल कौन कौन से प्लांट्स हैं. ये टॉल होगा, ये वाला टॉल होगा और ये टॉल होगा, बिकॉज ऑल थ्री ऑफ देम दे हैव द डोमिनेंट फैक्टर, द डोमिनेंट allele, एंड दिस वन हियर इसके पास कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो ये हमारा डॉफ प्लांट हो जाएगा. तो यहाँ पर रेशियो क्या है, 1 2 3. सो वी हैव 3 टॉल प्लांट्स एंड वी हैव 1 डॉफ प्लांट. सो द रेशियो इज 3:1 एंड दिस रेशियो, इसमें हम इस कॉम्बिनेशन पे नहीं देख रहे हैं, ये रेशियो है उस ट्रेट का जो एक्सप्रेस हो रहा है. सो दिस इज आवर फिनोटाइपिक रेशियो. ओके और ये सब आपको तब थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप खुद से एक बार ये क्रॉसेस कर कर देखेंगे. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एक बार वीडियो पॉज करें या जैसे भी, और आप ये क्रॉसेस एक बार खुद से करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े बेटर अंडरस्टैंड कर पाए. इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग विल मेक अ लॉट मोर सेंस. अगर आप इस पॉइंट पे चाहें तो एक बार पॉज करके ये सारे क्रॉसेस को, ये प्यूनेट स्क्वायर्स को खुद से ड्रॉ करके देख सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके और जैसा कि हमने बोला था कि मेंडल का फ्रेश अप्रोच ये था कि उन्होंने मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया था बायोलॉजी में. सो उन्होंने ये बताया कि जो बेसिकली हमें F2 जनरेशन में जो रेशियोज मिल रहे हैं, ये हमारे क्या हुए, ये जीनोटाइप्स के रेशियो हैं, राइट? क्योंकि हम इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. तो ये जीनोटाइप्स की रेशियो है. इससे हम इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी, ये ऊपर होना था, दिस इज होल स्क्वायर. सो ax प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर x इज t कैपिटल T, y इज स्मॉल t एंड a एंड b आर बोथ हाफ. तो अगर हम हाफ इसलिए बिकॉज कैपिटल टी स्मॉल टी हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी F1 जनरेशन, राइट? ये F1 है, F1 जनरेशन के क्रॉस की बात हो रही है. तो F1 में हमने देखा था कि सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हैं. सॉरी, यस, सो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसलिए हाफ ऑफ कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ स्मॉल टी, इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो बेसिकली हमें यही रेशियो मिलेगा जो एक्चुअली हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर. और एक बार आई वुड अगेन एडवाइस कि आप खुद से इस चीज़ को प्रैक्टिस करके एक बार देख लें, द एंटायर क्रॉस F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, और ये रेशियोज खुद से करें तो आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड. तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि हाउ डू वी नो इफ अ प्लांट exhibiting a dominant phenotype is homozygous or heterozygous. For example, जो violet flower color है that is dominant for that is the dominant phenotype, whereas white flower color is the recessive phenotype for pea plants. Okay, तो अब हमारे पास अगर एक वायलेट फ्लावर है तो हम इस चीज़ को कैसे कंफर्म करेंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है. तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. सो बेसिकली इट्स जस्ट अ क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट जहाँ पर ये जो अननोन फ्लावर है इसे क्रॉस किया जाता है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ. होमोजाइगस रिसेसिव मतलब एक वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करके देखा जाएगा. ठीक है, तो जैसे हमने वो पहले हाइट के लिए जो प्यूनेट स्क्वायर्स बनाए थे वैसे ही प्यूनेट स्क्वायर्स बना के हम देख सकेंगे कि कैसे दोनों केसेस में जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो या जब ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, और इन डिफरेंट रिजल्ट्स के बेसिस पे वील बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि हमें कौन से कि हमारे वायलेट या डोमिनेंट वाले फिनोटाइप का एक्चुअली जीनोटाइप कौन सा है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्रॉस जहाँ पर वी आर अज्यूमिंग कि ये जो फ्लावर है ये हमारा
होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। तो जैसे हमने प्यूनेट स्क्वायर्स में देखा था कि दोनों फैक्टर्स को, दोनों एलील्स को एक एक करके सेपरेटली लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर वील राइट द कैपिटल W, हियर अगेन वी राइट द कैपिटल W। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि इसकी क्रॉसिंग हो रही है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो यहाँ पर वी राइट द स्मॉल w और यहाँ पर फिर से स्मॉल w। तो अब इनके कॉम्बिनेशंस बनाकर देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ही स्क्वायर्स में वील गेट द सेम कॉम्बिनेशन विच इज कैपिटल W एंड स्मॉल w कॉम्बिनेशन। तो मतलब हमें सारे ही स्क्वायर्स में हेटेरोजाइगोट्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हेटेरोजाइगोट्स हैं और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, सो दीज विल ऑल बी वायलेट इन कलर, ठीक है। अब अगर हमारा फ्लावर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था और अगर हम इसकी क्रॉसिंग करें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो अगेन वील राइट द कैपिटल W, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल w, सबको अलग अलग लिखते हैं हम। और अब इनके कॉम्बिनेशंस बनाकर देखें तो यहाँ पर कैपिटल W एंड स्मॉल w, सो वी हैव द हेटेरोजाइगोट। यहाँ पर अगेन कैपिटल W, स्मॉल w, अगेन द हेटेरोजाइगोट। यहाँ पर स्मॉल w, होमोजाइगस रिसेसिव, अगेन स्मॉल w, होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, सो बेसिकली इस केस में हमें ऐसा रेशियो मिलेगा कि जैसे हम देख सकते हैं कि जो हाफ द फ्लावर्स हैं, यहाँ पे 2 out of 4 फ्लावर्स दीज आर वायलेट इन कलर एंड हाफ द फ्लावर्स आर वाइट इन कलर विच इज द रिसेसिव ट्रेट। तो अगर ऐसा रिजल्ट हमें मिले तो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा अननोन फ्लावर है उसका जो जीनोटाइप है दैट इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड नॉट होमोजाइगस। सो दैट इज, मतलब सिंपली आप ये देख सकते हैं, अगर उतना रेशियो वगैरह बाद में देखने की बात है, अगर वो नहीं भी देखें तो एज सिंपल एज दैट कि अगर हमें ऑफस्प्रिंग में अगर सिर्फ वायलेट ही मिल रहे हैं, अगर वाइट है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वी अंडरस्टैंड कि ये डोमिनेंट है। और अगर वाइट मिल रहे हैं इफ एट ऑल, तो फिर इट विल बी द हेटेरोजाइगस वन। और एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हम इस तरीके से प्यूनेट स्क्वायर में क्यों लिखते हैं। सो बेसिकली वी रिप्रेजेंट द एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। जैसे यहाँ पर ये 2 एलील्स हैं जो कि दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं, तो ये 2 डोमिनेंट एलील्स हम लिखते हैं। अब ये डोमिनेंट एलील्स जैसे हम आगे देखेंगे कि ये अलग अलग ये गेमीट्स में एक्चुअली सेपरेट हो जाते हैं। सो बेसिकली एक गेमीट में एक एलील जाता है, दूसरे गेमीट में दूसरा एलील जाता है। सो इसलिए हम इसे सेपरेट कर देते हैं और इसमें भी सेपरेट कर देते हैं। तो सिमिलरली विद द सेम लॉजिक एंड एट द टाइम ऑफ जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेल का गेमीट है, फीमेल का गेमीट है, इट विल कंबाइन टुगेदर और वापस से फिर वो जो डिप्लॉयड कॉम्बिनेशन बनेगा एलील्स का, तो इसलिए हम इसे कंबाइन करके वी कम टू दीज कॉम्बिनेशंस जो हम नॉर्मली प्यूनेट स्क्वायर्स में देखते हैं। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उन्हें जो ऑब्जर्वेशंस मिले उससे ये 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने डिराइव किया। पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमने पहले भी बात की है इसकी, कि ये जो फैक्टर्स हैं विच नाउ वी नो आर एलील्स ऑफ जीन्स, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और पेयर्स में क्या है कि एक मेंबर ऑफ द पेयर जो है वो दूसरे पे डोमिनेंट रहेगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर तो दोनों सेम हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, यहाँ पर दोनों ही रिसेसिव हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेयर है दिस इज अ हेटेरोजाइगस पेयर, राइट। तो अब इस हेटेरोजाइगस पेयर में ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, दिस वन इज द डोमिनेंट वन। और डोमिनेंट वाले का फिनोटाइप हमने देखा है कि उससे रेड फिनोटाइप आ रहा है, तो हमें डोमिनेंट फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यही क्लियर होता है कि एक पेयर ऑफ फैक्टर्स में वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट ओवर द अदर वन। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमें पता है कि जो भी हमें डीएनए, हमारे क्रोमोसोम्स हमें जो मिलते हैं वो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, राइट। तो पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम्स हैं, जो जीन्स हैं, वही हमें मिलते हैं व्हेन द ज़ाइगोट फॉर्म्स। तो जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेंबर्स ऑफ अ पेयर हैं, जैसे ये पेयर है एक, तो इसका एक ये मेंबर है, एक ये मेंबर है, राइट। तो ये जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब
हमें पता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है. मियोसिस इज व्हाट? रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है. हाफ होना क्यों ज़रूरी है? जैसे एक हमारे पास जो समझ लीजिए जो मदर सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे. फिर वो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होके बस 23 रहता है एक गैमीट में. एक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के एग्जांपल लें तो एक एग में या एक स्पर्म में बस 23 क्रोमोसोम्स होंगे. और उसके बाद ये 23 और 23 ये हमारे हाफ फ्रॉम द मदर हाफ फ्रॉम द फादर ये कंबाइन होके हमें 46 मिलता है अगेन. सो दिस इज वाई द रिडक्शन डिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, ताकि वो एक जो कांस्टेंट डीएनए का नंबर है वो मेंटेन रहे, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहे. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक रिडक्शन डिवीजन हो रहा है जिसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डिवाइड हो रहा है बिटवीन टू सेल्स. इससे दो सेल्स बनेंगे जिसमें से कि हाफ इसमें हाफ इसमें. सो इस डिवीजन के दौरान ही ये जो मेंबर्स ऑफ अ पेयर होते हैं ये भी सेपरेट हो जाते हैं. इसका एक पेयर एक सेल में एक गैमीट में एंड अप करेगा और दूसरा पेयर दूसरे गैमीट में एंड अप करेगा. सो फिर ये जो डिफरेंट पॉसिबल गैमीट्स फॉर्मेशन गैमीट के कॉम्बिनेशंस बने हैं उसी तरीके से जो दूसरा पेरेंट है उसमें भी बने होंगे. तो उसका फिर एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर जो भी जीन्स एलील्स दे विल कम टुगेदर, उससे डिसाइड होगा कि चाइल्ड का क्या फिनोटाइप या जीनोटाइप जो भी एलील कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट है उसमें. अब हमने देख लिया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है. मैंने बार बार बताया कि दो प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, तो बस एक ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है. बट इसमें इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस जैसे नाम सजेस्ट करा, को मतलब टुगेदर, राइट. सो टुगेदर दे डोमिनेट, मतलब कोई दो एलील्स हैं विच आर डोमिनेटिंग टुगेदर. मतलब अगर वो दोनों साथ में प्रेजेंट है, जैसे मान लेते हैं एक्स है और दूसरा वाई है, तो अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो ये दोनों ही खुद को एक्सप्रेस करेंगे. अनलाइक जैसे हम देख रहे थे कि दो जैसे जब डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट थे तो बस एक खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा था, बट यहाँ पर बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ओके. हाँ, तो फिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ये हमारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है. अब ये बेसिक आइडिया हम सबको है कि ए बी बी और ओ ये हमारे मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं. ठीक है. तो ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो होता है बेसिकली ये कुछ नहीं है, दिस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट glycoprotein residues which are found on the surface of RBCs. बेसिकली ये जो A, B वगैरह है ये बेसिकली दे कोड फॉर डिफरेंट शुगर रेसिड्यूज ऑन द सरफेस ऑफ RBCs. ठीक है. तो अगर A एलील प्रेजेंट होगा, A खुद को एक्सप्रेस करेगा तो एक डिफरेंट शुगर आएगा. अगर B है तो डिफरेंट शुगर आएगा. AB है तो बोथ A एंड B विल कम, और O है तो कोई भी शुगर मॉलिक्यूल नहीं आता है. ओके. सो यस, तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स. तो जैसा हम देखेंगे यहाँ पर कि जनरली हमने देखा है कि दो एलील्स, पहले के एग्जाम्पल्स में हम देख रहे थे कि दो एलील्स प्रेजेंट थे. फेयर इनफ, बिकॉज वी हैव वन पेयर ऑफ एलील्स, वन पेयर ऑफ फैक्टर्स, तो उसमें से एक पेयर इसका एक पेयर इसका. ठीक है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिसमें काफ़ी सारे एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इसका कोई भी दो का कॉम्बिनेशन एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है. एक टाइम पे चाहे कितने ही एलील्स क्यों ना पॉसिबल हो किसी के लिए, मान लीजिए 100 एलील्स भी हैं, बट एक टाइम पे आपके पास दो एलील्स ही हो सकते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास दो कॉपीज ही पॉसिबल हैं. सो एट अ टाइम वी कैन ओनली हैव 2, बट जो रेपर्टोयर है, जो हमारे पास स्टॉक है, वो कितने का भी हो सकता है. ठीक है. तो इसमें से सबसे सिंपल एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, जहाँ पर हमारा जो स्टॉक है वो 3 एलील्स का है. हमारे पास A है, हमारे पास B है, और एक हमारे पास ये स्मॉल आई है. मतलब बेसिकली ये स्मॉल आई विद A, सॉरी कैपिटल आई A, कैपिटल आई B एंड द स्मॉल आई. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. अगर ये दोनों कैपिटल वाले A मिलते हैं तो नेचुरल है, दोनों डोमिनेंट हैं, तो A ब्लड
ब्लड ग्रुप आएगा। अगर ये ए है बी है तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, जैसे एक्स वाई वाला एग्जाम्पल में बताया था, तो ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये ए भी एक्सप्रेस करेगा बी भी एक्सप्रेस करेगा, तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी हो जाता है। अब अगर ये कैपिटल आई और ए है और ये स्मॉल आई है, स्मॉल आई इज एक्सप्रेसिंग इज डिनोटिंग द रिसेसिव ट्रेट हियर, तो बेसिकली ये दोनों होगा तो नेचुरली ये रिसेसिव है, तो ये जो डोमिनेंट वाला है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और ए ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरीके से ये अगेन ए बी है, ये इसमें दोनों बी हैं तो ये बी आएगा, इसमें एक बी है और ये रिसेसिव वाला है तो फिर से बी है, और इसमें दोनों में से कोई भी डोमिनेंट वाले प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों रिसेसिव हैं, तो ऐसे केस में कोई भी शुगर रेसिड्यू नहीं होता है आरबीसीज के सर्फेस पे, एंड ये ओ ब्लड ग्रुप के तौर पे जाना जाता है। सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि मुझे सिंपल लगा, तो आई होप इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये बेसिकली जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ये हमें दो चीज़ों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया कोडोमिनेंस का, जहाँ पर दो एलील्स एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं जैसे इन दिस वन, और दूसरा हो गया मल्टीपल एलील्स का, वेर वी हैव 3 डिफरेंट एलील्स, ए वाला हो गया, बी वाला हो गया और ओ वाला हो गया। ओके, अनदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पिछले केस में हमने देखा था कोडोमिनेंस विच इज टुगेदर, राइट, तो दो फैक्टर्स टुगेदर डोमिनेट कर रहे थे। ये है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब कि ना ये एक खुद को ठीक से एक्सप्रेस कर पाएगा ना दूसरा ही, मतलब ये इनकम्प्लीट समहाउ कुछ बीच का एक इंटरमीडिएट ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता है। अब जैसे ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है जो रेड फ्लावर्स हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो जो हमारे एनसीईआरटी बुक में द स्नैपड्रैगन फ्लावर, तो उसी का एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ आपको। सो दिस इज द होमोजाइगस डोमिनेंट वन, तो इसके फ्लावर्स रेड हैं। दिस इज द हेटेरोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव वन, तो इसके फ्लावर्स वाइट हैं। अब ये तो होमोजाइगस है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अब इसका जो हेटेरोजाइगोट बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो ये वाले फ्लावर का कलर क्या होता, इस फ्लावर का कलर भी रेड होता जैसा कि हमने पहले देखा था। लेकिन इस केस में यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप, हमें पता है कि रेड और वाइट को मिलाकर पिंक मिलता है, तो ये जो फ्लावर्स बन रहे हैं ये सारे पिंक फ्लावर्स बन रहे हैं। मतलब बेसिकली इससे ये डिनोट हो रहा है कि कुछ बीच का फिनोटाइप बन गया। सिमिलरली जब F2 जनरेशन में भी आप देखिएगा तो हमने देखा था कि जो जीनोटाइपिक रेशियो हमें जो मिलता था, फिनोटाइपिक रेशियो जो मिलता था, दैट वाज 3:1, जो हमने टॉल प्लांट्स और डॉफ प्लांट्स का देखा था, क्योंकि 3 प्लांट्स जो है, जो ये प्लांट और जो होमोजाइगस डोमिनेंट और जो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, वो सारे टॉल थे। लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि ये रेशियो भी डिफरेंट है। यहाँ पर हमें जो रेशियो मिलेगा दिस विल बी द सेम एज द जीनोटाइपिक रेशियो विच इज 1:2:1, क्योंकि 1 ये जो होमोजाइगस है ये तो खैर रेड होगा ही, लेकिन जो हेटेरोजाइगोट्स हैं डोमिनेंट वाले ये पिंक कलर के होंगे, एंड जो होमोजाइगस रिसेसिव है दैट्स ऑफ कोर्स वाइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेशियो से भी डेविएशन है। हाँ, और एक बार ताकि आपको ये आपको ये कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फ़र्क अच्छे से समझ में आए, तो ये एक अच्छा इलस्ट्रेशन दिखा था मुझे। सो ये एक ट्रेट है जिसको, जैसे मान लेते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप्स के एलील्स हैं, एक बी है जिससे ब्लू कलर आता है एंड द अदर वन इज वाई जिससे येलो कलर आता है। तो मान लेते हैं द ब्लू वन इज डोमिनेंट ओवर द येलो वन। सो अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो यहाँ पर हमें मिलता ब्लू वाला इन द हेटेरोजाइगोट, क्योंकि बी इज द डोमिनेंट वन, तो हेटेरोजाइगोट में हमें ब्लू मिल रहा है। कोडोमिनेंस में क्या है कि दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जैसे अगर इस केस में कोडोमिनेंस होता तो हमारे जो इस जनरेशन के फ्लावर्स होते वो रेड और वाइट, मतलब एक ही फ्लावर में रेड कलर भी प्रेजेंट होता, वाइट कलर भी प्रेजेंट होता, और सिमिलरली इन दोनों में भी वही रेड और वाइट दोनों प्रेजेंट होता। तो वैसे ही हम ये देख सकते हैं कि जो हेटेरोजाइगस है इसमें येलो भी एक्सप्रेस हो रहा है और ब्लू भी एक्सप्रेस हो रहा है।
अलग अलग से, दे आर नॉट मिक्सिंग अप बट दे आर बोथ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स अलग से, दे हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी एज इट इज। अब लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आते हैं तो जो हेट्रोजाइगोट है उसमें ना ब्लू ही खुद को डोमिनेट कर पाता है और येलो तो खैर रिसेसिव ही है। सो बेसिकली ये दोनों को के बीच का एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है, जैसे कि हमें पता है कि ब्लू और येलो मिला के ग्रीन कलर बनता है, सो वी गेट द ग्रीन कलर, ठीक है। सो ये जो हेट्रोजाइगोट है वो हमें ग्रीन कलर का मिल जाता है यहाँ पे। सो आई होप ये जो हेट्रोजाइगोट है इसके डिफरेंट केसेस में अगर आप इसे स्टडी करिए तो इससे आपको वो डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि डोमिनेंस है, रिसेसिव है, तो एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, मतलब एक डोमिनेट कर रहा है, जब एक प्रेजेंट है तो दूसरा प्रेजेंट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये सबको प्रॉपरली आप लोग मैं जो नेक्स्ट यूनिट लूंगी विच इज अबाउट द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट, तो उसमें ज़्यादा बेटर क्लियर होगा बिकॉज उसमें विल बी डीलिंग विद टॉपिक्स लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ऑल। बट फॉर स्टार्टर्स मैं इतना तो बता सकती हूँ कि जो डीएनए होता है, और इतना आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सबको पता भी होगा कि डीएनए जो होता है, डीएनए से ही बेसिकली प्रोटीन्स बनते हैं, एंड जीन्स आर दोज सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। हम तब से एरियल्स की बात कर रहे हैं कि जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी जैसे प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि दीज आर टू डिफरेंट एलील्स, दिस इज द डोमिनेंट एलील, दिस इज द रिसेसिव एलील, जिसने मेंडल ने फैक्टर्स बोला था। तो ये एलील्स बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, ये जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही सेगमेंट, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट कैन कोड फॉर अ प्रोटीन, लेकिन इसका प्रोटीन जो है वो शायद थोड़ा डिफरेंट बनता हो, इसका प्रोटीन डिफरेंट बनता हो। तो वही हम देखेंगे अभी कि क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल एलील मानते हैं, जैसे लेट्स अज्यूम कि नॉर्मल एलील टी है, तो हो सकता है अब ये डीएनए है, इससे प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन वी माइट अज्यूम इट इज एन एंजाइम, एक कोई पर्टिकुलर केस में, नॉट ऑलवेज, बट या इट कैन बी अज्यूम कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम बन रहा है जिससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो नॉर्मल एलील है इससे तो वो एंजाइम बन रहा है, लेकिन जैसे ये मॉडिफाइड एलील है, ये जो दूसरा वाला जो रिसेसिव है, तो उसका क्या मतलब, वो कैसे डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ लेसर एफिशिएंट एंजाइम, अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, या फिर नो एंजाइम एट ऑल। तो इसलिए जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर सब लेट्स अज्यूम कि जो स्मॉल वाला है, जो स्मॉलर एलील है रिसेसिव वाला, उससे जैसे कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, तो फिर कैपिटल टी की वजह से हमें जैसे मान लेते हैं जो ट्रेट दिख रहा हो, जैसे प्लांट्स की जो हाइट का ट्रेट था, तो मान लेते हैं कि जो कैपिटल टी प्रेजेंट होता है तो उससे कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनता हो जिससे शायद प्लांट का ग्रोथ होता हो, ठीक है। तो जहां पर कैपिटल टी प्रेजेंट है वहां पर तो एंजाइम बन रहा है, अगर दोनों कैपिटल टी है तो बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी भी है तो भी शायद सफिशिएंट एंजाइम बन रहा है जिससे कि प्लांट्स जैसे कि टॉल ग्रो कर रहे थे। लेकिन अगर दोनों स्मॉल टी ही प्रेजेंट हैं तो प्रॉबेबली वो एंजाइम सिंथेसाइज ही नहीं हो पा रहा है, और इस सिंथेसिस नहीं होने की वजह से प्लांट का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शायद जो प्लांट्स हमें मिल रहे हैं दोज आर द डॉर्फ प्लांट्स। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताया विच इज नॉट ट्रू, मतलब इट्स जस्ट टू एक्सप्लेन, वी डोंट नो मतलब एक्चुअली क्या है बिहाइंड द टॉल एंड द डॉर्फ थिंग। हाँ, तो इसी तरीके से और भी वेरिएंट्स हो सकते हैं, एक लेस एफिशिएंट एंजाइम बन रहा हो सकता है एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा हो। सो दीज आर द ट्रेट्स विच आर पॉसिबल। अच्छा, अब क्या होता है कि कभी कभी एक जीन से मोर देन वन इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो एलील्स को कंसिडर करते हैं, कैपिटल बी एंड द स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमें पता है, हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर कैपिटल बी है, दीज तो इससे जो पी के जो सीड्स हैं दीज आर राउंड इन शेप। जो कैपिटल बी स्मॉल बी है इससे भी राउंड शेप बन रहे हैं, तो मतलब हमें समझ में आ गया कि कैपिटल बी दिस इज द डोमिनेंट वन, एंड यहाँ पे जो स्मॉल बी अगर है होमोजाइगस रिसेसिव तो हमें रिंकल सीड्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो बी जीन जो है, जो भी, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ग्रेन्स इन दीज पी सीड्स, ठीक है। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल बी जो होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट्स हैं,
इनके जो स्टार्च ग्रेन्स हैं दीज आर लार्जर इन साइज। फिर अगर हम ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में आए तो इनके स्टार्च ग्रेन्स दीज आर इंटरमीडिएट इन साइज, और जो होमोजाइगस रिसेसिव है इनके स्टार्च ग्रेन्स दीज आर एब्सोल्युटली स्मॉल साइज्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम पी के सीड के शेप की बात करें तो ये जो बी जीन जो है इट इज शोइंग डोमिनेंस, राइट, कंप्लीट डोमिनेंस, क्योंकि हेट्रोजाइगस में भी वो राउंड ही बन रहा है बिल्कुल जैसे कि होमोजाइगस डोमिनेंट में था। ठीक है, तो इसके हिसाब से दिस इज डोमिनेंस। लेकिन अगर हम इसको देखें, जो स्टार्च ग्रेन्स का जो साइज है अगर उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने वो फ्लावर के केस में देखा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो जब दोनों ही बी प्रेजेंट हैं तो ये ज़्यादा मतलब ये कंप्लीट ज़्यादा बड़े स्टार्च ग्रेन सिंथेसाइज कर रहा है। जब बस एक ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो कुछ बीच के साइज का बन रहा है, और जब दोनों स्मॉल हैं तो दोनों ही बिल्कुल स्मॉल साइज के बन रहे हैं। तो अगर हम स्टार्च ग्रेन के साइज के हिसाब से देखें तो फिर तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो बेसिकली सेम जीन है बट इट कैन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, और इस मोर देन वन इफेक्ट में डिफरेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस भी फॉलो हो सकता है। सो अभी तक हमने एक जीन का इनहेरिटेंस देखा, हमने एट अ टाइम एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस करके देखा था। अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स एट अ टाइम। तो इससे, क्योंकि दो जीन्स की बात हो रही है, दो कैरेक्टर्स के लिए जो कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स हैं उन्हें क्रॉस किया जा रहा है, तो इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। लेट्स कंसिडर कि हमारा पेरेंटल जनरेशन है। यहाँ पर हमारे पास जैसे जो पेरेंट है उसके राउंड और येलो सीड्स हैं, दीज आर डोमिनेंट ट्रेट्स। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। सिमिलरली ये जो रिंकल प्लांट है इसमें दोनों रिसेसिव है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनका क्रॉस हुआ तो इससे आप देखिए इसके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है गैमीट का, विच इज जो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, विच इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। इसके पास भी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, विच इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये कॉम्बिनेशंस, ये दोनों गैमीट्स मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट रिजल्टेंट जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ऑफकोर्स एक ये इधर का कैपिटल आर, इधर का स्मॉल आर, इधर का कैपिटल वाई एंड the other one which has the small y। तो हमें ये कैपिटल आर ये हेट्रोजाइगोट्स मिलेंगे, बट देन अगेन बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है तो वी हैव राउंड एंड येलो बिकॉज ये डोमिनेंट वाले एलील्स प्रेजेंट हैं, तो फिर ये हमें डोमिनेंट ट्रेट से एक्सप्रेस करेंगे। अब इनका अगर खुद का सेल्फिंग किया जाए विच इज बेसिकली आर आर वाई वाई इंटू आर आर वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो फिर हमें कैसे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो हम देखते हैं। अब देखने की बात ये है कि अगर एक प्लांट है जिसमें ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है तो इसके एलील्स कैसे बनते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर दिस इज द कॉम्बिनेशन विच इज प्रेजेंट। अब गैमीट्स जो हैं वो ये देखिए, तो पहला इसमें बेसिकली हम लोग सारे डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने का सिंपल तरीका ये है कि आप बस ये जो कैपिटल आर है इस पे फोकस करिए, ठीक है। अब एक एलील में एक गैमीट में या तो कैपिटल आर जाएगा तो स्मॉल आर जाएगा, ठीक है। तो अब इस पे तो ध्यान ही नहीं देना स्मॉल आर पे। तो अब कैपिटल आर को देखिए, अब एक एलील में या तो कैपिटल वाई आ सकता है साथ में और या तो स्मॉल वाई आ सकता है। तो अब पहला कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई का। सो दिस इज द फर्स्ट गैमीट दैट वी हैव। नेक्स्ट इफ वी सी, तो हमने लिया इस कैपिटल आर को, लेकिन इस बार इसको स्मॉल वाई के साथ कंबाइन कर लिया, तो वी हैव द कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन। फिर हमने लिया, अब ये कैपिटल आर के जो दोनों ऑप्शंस थे वो तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो हम लोग स्मॉल आर को लेंगे। स्मॉल आर और पहले यहाँ पे कैपिटल वाई है तो हम लोग स्मॉल आर और कैपिटल वाई का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और लास्टली अब और कोई कॉम्बिनेशन तो बचा नहीं, सो द स्मॉल आर एंड द स्मॉल वाई विल कंबाइन और हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या मतलब जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सारे ही ऑप्शंस के गैमीट्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है।
मतलब ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि ये जो कैपिटल आर है इसके साथ कैपिटल वाई ही जाएगा, या स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई ही जाएगा. देयर इज नो रूल. बेसिकली ऑल द कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल, वो सारे ही कॉम्बिनेशन के एलील्स बन रहे हैं. ठीक है. तो अब इन गैमीट्स को, जैसे ये बेसिकली उन्हीं गैमीट्स को इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया है. और क्योंकि दोनों प्लांट्स का ये सेम ही जीनोटाइप था, तो दोनों प्लांट्स के सेम ही एलील्स बनेंगे. जो इसके बने वही इसके भी बनेंगे. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो यहाँ पर दोनों ही कैपिटल वाले हैं, तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है. यहाँ पर इसका आर के लिए हेट्रोजाइगोट है, बट वाई के लिए दिस इज होमोजाइगस, बोथ में लेकिन डोमिनेंट ही है. सिमिलरली यहाँ पे अब बेसिकली जो भी इस यहाँ पर आ रहा है एंड जो इधर है, आप सबको कंबाइन कर करके देख सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट. ये प्यूनेट स्क्वायर इसलिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो आप इस तरीके से कंबाइन करके यू कैन, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप पॉज करिए, ये कॉम्बिनेशंस, ये एक प्यूनेट स्क्वायर बनाइए आप. यहाँ पर ये दिस इज अ 16 स्क्वायर वाला प्यूनेट, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 into 4 है, तो 16 वाला है. सो आप ये बनाइए, ये सारे एलील के कॉम्बिनेशंस को लिखिए एंड ट्राई टू फॉर्म द कॉम्बिनेशंस योरसेल्फ. ट्राई टू डिड्यूस देयर फिनोटाइप्स योरसेल्फ, एंड देन आपका जो आ रहा है वो आप एक बार इससे मैच करके देख सकते हैं. तो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. बट दिस इज द बेसिक थिंग विच इज देयर. और आप बेसिकली आप एंड में व्हेन यू हैव फॉर्म्ड द एंटायर स्क्वायर, व्हेन इट्स ऑल ओवर, तो अगर आप फिनोटाइप के हिसाब से जीनोटाइपिक रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट नीडेड एट 12th स्टैंडर्ड स्टेज में भी. बट जो फिनोटाइपिक रेशियो दैट इज रिलेटिवली सिंपल. तो बेसिकली एक हम देखेंगे राउंड येलो, जिसमें दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं. राउंड ग्रीन, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. रिंकल्ड येलो अगेन एक रिसेसिव एक डोमिनेंट. और एक रिंकल्ड ग्रीन जिसमें दोनों रिसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं. तो इनका अगर आप इस स्क्वायर के थ्रू काउंट करके रेशियोज देखिएगा, तो जो रेशियो आता है दैट इज 9 for all these yellow and round ones, 3 for the round and green ones, 3 for the yellow and wrinkled ones, and 1 for the wrinkled and green one. तो basically जो phenotypic ratio आता है that is 9:3:3:1. ठीक है. और ये काफ़ी important है, काफ़ी questions ये सबसे पूछे जाते हैं. So अब आई थिंक ये चीज़ें वो हैं जो प्रैक्टिस से ही बेटर इम्प्रूव होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ये किस तरीके से क्रॉसेस होते हैं वो है. सो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अच्छे से खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. और हाँ, तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया जा रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि कैपिटल आर के साथ कौन सा वाई जाएगा या स्मॉल आर के साथ क्या होगा. तो बेसिकली दिस इज ओनली मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच स्टेट्स दैट व्हेन 2 pairs ऑफ ट्रेट्स, यहाँ पर हमारे 2 pairs हैं राउंड और येलो वाला, दे आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, द सेग्रीगेशन ऑफ 1 pair ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. सो बेसिकली ये बस एक स्लाइड है ये तीनों लॉज को एक साथ समराइज करने के लिए, जो हमने देख लिया है ऑलरेडी. पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैंने बार बार बताया है. दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये जो 2 एलील्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, एक गैमीट में एक ही एलील आता है. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव टू अगेन कंबाइन द मदर्स गैमीट एंड द फादर्स गैमीट, दे हैव टू कंबाइन अगेन इन द ऑफस्प्रिंग. सो इसलिए वो होता है. एंड या फाइनली वी हैव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसा हमने देखा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन. सो बेसिकली दीज आर द लॉज ऑफ दीज आर द 3 डिफरेंट लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस. अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मेंडल का काम हो रहा था, when Mendel came up with his theories, his laws, तो उस वक्त कुछ DNA, क्रोमोसोम ये सब का डिस्कवरी नहीं हुआ था. सो बेसिकली
लोगों को एक सही से आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि ये जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनका मतलब ये एक्चुअली हैं क्या, इनका नेचर क्या है, वो सब कुछ को लेके कुछ क्लैरिटी थी नहीं। और लोगों में बहुत एप्रीहेंशन भी था बिकॉज अगेन एज आई मैंशनड कि उन्होंने मैथ्स के कुछ लॉजिक्स को यूज़ किया था, कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया था फॉर जेनेटिक्स। तो लोगों ने सोचा कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपोज किया कि आप बायोलॉजी में मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। बट एनीवे, फिर क्या हुआ, सम टाइम पास्ड ऑन एंड क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई धीरे धीरे, जैसे माइक्रोस्कोप्स वगैरह आने लगे। तो फिर लोगों ने देखना शुरू किया कि क्रोमोसोम्स जैसे कुछ पेयर्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, फिर सेल डिवीजन के दौरान इनका कुछ मूवमेंट होता है, साथ साथ वो डिवाइड भी करते हैं। और वो डिवीजन के टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब दे half of these chromosomes they come in one gamete और half they go in the other one। तो जो भी मतलब बेसिकली क्रोमोसोम्स को लेके कुछ स्टडीज हुई, कुछ क्लैरिटी आया। तो फिर ये दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, जिन्होंने ये देखा ये जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है दैट इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। ठीक है, एंड इसलिए उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को फिर यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल्स लॉज को। तो जैसे कि हम क्या कुछ सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड एलील्स। तो जैसे कि हमने जैसे मेंडल के लॉ में था कि जो फैक्टर्स होते हैं विच डिटरमाइन हेरिडिटी वो पेयर्स में होते हैं, और इस तरह का हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो क्रोमोसोम्स के मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस। और सिमिलरली वो जो हमारे एलील्स थे, जो फैक्टर्स थे हेरिडिटी के, वो भी सेपरेट होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड फिर तीसरा ये भी है कि एक पेयर ऑफ फैक्टर्स जो है वो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, जो मेंडल का थर्ड लॉ है। वैसे ही हम सेम इसमें भी देखेंगे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो जैसे ये फिगर्स हैं ये देखने के लिए, जैसे इसमें हम जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने फैक्टर्स के लिए देखा था, तो इसमें हम क्रोमोसोम्स में भी देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो रहा है व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि मियोसिस के दौरान किस तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो बेसिकली ये क्रोमोसोम इधर रह गया, इस तरीके से बेसिकली ये सारे सेपरेट हो गए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मैंने बताया जो थर्ड लॉ से सिमिलैरिटी जो रखता है विच इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब जैसे कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है देखने के लिए कि कैसे ये हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। तो जैसे कि स्पिंडल अटैचमेंट अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाला क्रोमोसोम है और ये जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होके इस तरीके से हुआ कि द ऑरेंज वन एंड द ग्रीन वन दे एंड अप इन द सेम सेल। ठीक है, इसमें इसी का दूसरा मेंबर जो है with the other members of the pair ये दूसरे सेल में चले गए। बट अगेन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो ऑरेंज वाला है इट गोज विद द रेड वन, एंड यहाँ पर जो एक सेल है तो ये ऑरेंज और रेड वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन इक्वली पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये पता चला कि बेसिकली जो जीन्स का बिहेवियर है, जो एलील्स का बिहेवियर है, वो क्रोमोसोम्स के बिहेवियर से काफ़ी रिजेम्बलेंस था, काफ़ी पैरेलल्स ड्रॉ किए जा सकते थे। तो लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये जो जीन्स, ये एलील्स जो हैं, जो फैक्टर्स जिनके बारे में मेंडल ने बात की थी, वो एक्चुअली इन क्रोमोसोम्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। फिर धीरे धीरे जब और स्टडीज़ हुई, जब पता चला कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, फिर समझ में आने लगा धीरे धीरे कि एक्चुअली अच्छा ये सेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं जिन्हें हम जीन्स के नाम से जानते हैं, वो जीन्स हैं। इन जीन्स में कुछ वेरिएशंस होते हैं, उन्हें हम वो डिफरेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। सो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टडीज़ और एडवांस होती गई और हमें बायोलॉजी के बारे में आइडिया मिला, सेल के बारे में आइडिया मिला, तो उसके बाद मेंडल के लॉ धीरे धीरे और ज़्यादा मतलब रेलेवेंस उनका समझ में आया, एंड एक लार्जर पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर दिमाग में बन पाया लोगों के। सो अभी तक हमने मैंने भी बार बार रिपीट किया है, मेंडल के लॉज में भी है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कि एक मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू पेयर्स, जैसे यहाँ पर ए है बी है,
तो दीज विल सेग्रीगेट डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर, मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे फॉर्म हो सकते हैं, राइट। लेकिन अच्छा, अब मेंडल वाज आल्सो लकी इन हिज वर्क बिकॉज उनको कोई इस तरीके का कुछ एक्सेप्शन मिला भी नहीं, लकीली फॉर हिम। लेकिन धीरे धीरे फिर आफ्टर ये जो सटन और बवेरी के काम के बाद जो मेंडलिज्म का रिवाइवल हुआ, उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने जेनेटिक्स पे और भी फर्दर काम करना शुरू किया। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ड्रोसोफिला पर काफ़ी काम किया, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स पे बहुत काम किया। और ड्रोसोफिला जेनेटिक्स के थ्रू उन्हें कुछ कॉम्बिनेशन कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए, विच आर द कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इट इज़ लाइक एन एक्सेप्शन टू द, मतलब इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो हम देखेंगे कि क्यों होता है। अब ये फिगर NCERT से ही है एंड इसमें आप ज़्यादा कुछ मत देखिए कि क्या हो बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं, बट आई वुड जस्ट लाइक यू टू नोटिस कि यहाँ पर दो जीन्स हैं, एक Y है एक W है, और सिमिलरली यहाँ पर भी दो जीन्स हैं, एक W है एक M है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों Y और W हैं ये बहुत पास पास में हैं। ये जो W और M है यहाँ पर दीज आर फार अपार्ट, ठीक है। अब अगर आप मियोसिस को रिकॉल करेंगे, मियोसिस में क्या होता है, तो अगर आपको याद आएगा कि मियोसिस में देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर विच टेक्स प्लेस, राइट। जब जहाँ पर जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनमें उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और कुछ जेनेटिक सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, राइट। और इसी जेनेटिक सेगमेंट्स के एक्सचेंज होने की वजह से जो वेरिएशन होता है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विथ रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, एंड इफ नॉट एक बार मियोसिस, इफ यू जस्ट गो थ्रू मियोसिस वेरी ब्रीफली, आई थिंक इट विल हेल्प यू। सो बेसिकली बस बहुत सिंपल सा लॉजिक है इस लिंकेज के कॉन्सेप्ट के पीछे, कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो अलग जीन्स हैं A एंड B, ठीक है, बट दीज जीन्स आर रियली फार अपार्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ के में काफ़ी सारा स्कोप है क्रॉसिंग ओवर होने का, राइट। मतलब यहाँ से भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता था, यहाँ से भी क्रॉसिंग ओवर इधर से भी हो सकता था। बेसिकली दे आर सो फार अपार्ट कि बहुत स्कोप है कि इन दोनों के बीच में कुछ क्रॉसिंग ओवर हो और कुछ रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो और कुछ रिकॉम्बिनेंट्स बने, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें, ये A कैपिटल A स्मॉल b, दीज आर द टू डिफरेंट जीन्स अगेन जैसे यहाँ पर, बट इन दोनों का डिस्टेंस इतना ही है बस, दीज आर रियली क्लोज टू ईच अदर। तो आप लॉजिकली भी इस बात को समझ सकते हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के लिए जो अलाउड डिस्टेंस है वो बस इतना सा है। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन होने के लिए इट्स इसेंशियल कि बस यहाँ इतने इस एरिया को स्पैन करने में यहाँ पर से ही अगर कोई रिकॉम्बिनेशन होता है तो अगर क्रॉसओवर होता है तो वील गेट द रिकॉम्बिनेंस, ठीक है। तो जैसा कि इस फिगर में, ये फिगर मैंने खान अकेडमी की साइट से लिया था, तो उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओनली क्रॉस ओवर्स हैपनिंग इन दिस स्मॉल रीजन कैन प्रोड्यूस this AB or AB chromosomes which are the recombinant ones. तो recombinant chromosomes actually form होते हैं but not very often, ठीक है। तो बेसिकली अब आप इसको देखिए तो ये सब कुछ ये फिगर्स से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमने पहले देखा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पर मतलब कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एलील्स का एक दूसरे पे, बट यहाँ पर अगर आप इस केस में देखें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स का टेंडेंसी होगा, ज़्यादा टेंडेंसी यही होगी कि इस तरीके से ही रहे, क्योंकि इस स्मॉल रीजन में क्रॉसओवर होना डिफिकल्ट है व्हेन द जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है व्हेन द जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो फिर क्रॉसओवर्स भी कम होंगे। तो वो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है वो एक तरीके से आप लॉजिकली सोच सकते हैं कि वो एक तरीके से डेविएशन हो रहा है हमारा उस लॉ से, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो पेरेंट्स क्रोमोसोम्स हैं उनकी टेंडेंसी है कि इन दोनों को ही साथ में रखना है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देना है, ठीक है। तो
इस जब when the two genes are like present really close to each other, तो उसी फिनोमिनन को आप मतलब नाम से ही समझ सकते हैं, लिंकेज, मतलब बहुत पास पास में दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर लाइक लिंक टुगेदर. तो ये क्रोमोसोम्स में जहाँ भी ट्रैवल करेंगे तो दे ट्रैवल टुगेदर. इनमें रिकॉम्बिनेशन होना, कुछ इससे डेविएशन होना, दैट्स डिफिकल्ट. तो वहीं से आता है कॉन्सेप्ट हमारा लिंकेज का. ठीक है, तो अब ये फिगर देखिए एक बार, ये समझने की कोशिश करिए आप. जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, डू नॉट पे अटेंशन टू एनीथिंग, आप बस वो मेन कॉन्सेप्ट समझिए. यहाँ पर हमने देखा वाई और डब्ल्यू पास पास है. अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं पेरेंटल टाइप 98.7%, मतलब जैसा पेरेंट्स में था वो एज इट इज वही बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, पेरेंटल टाइप बस 98.7% है और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स बस 1.3. जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स डू फॉर्म बट नॉट वेरी ऑफन, नेचुरली. आई हैव एक्सप्लेन द लॉजिक, राइट. और वहीं पर आप देखिए W और M, तो ये इस केस को रिजेंबल करता है, वेयर दे आर वेरी फार अपार्ट, राइट. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पेरेंटल टाइप्स हैं ये 62.8% है और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं ये 37.2% है. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों में रिकॉम्बिनेशन होने में कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ रहा है, राइट. मतलब कहाँ यहाँ पर वी हैव ओनली 1.3%, यहाँ पे 37.2%, राइट. तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जीन्स आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर लिंक्ड, जबकि यहाँ पर दे आर फार अपार्ट, लिंकेज नहीं है. लिंकेज नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन होना पॉसिबल है. आप समझ सकते हैं कि लिंकेज इज इन अ वे लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनली, आप जो भी समझ सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन. मतलब लिंकेज जितना ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा है, यहाँ पर लिंकेज ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन उतना कम है. और लिंकेज अगर कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा. तो बेसिकली लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से एक डेविएशन प्रेजेंट करता है. बट मेंडल वॉज लकी, ही डिड नॉट कम अक्रॉस केसेस ऑफ लिंकेज. सो उन्होंने वैसा नहीं देखा, जिसके वजह से ही कंक्लूडेड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच इज़ ट्रू एक्चुअली. लेकिन अगर लिंकेज होता है जीन्स के बीच में, देन इट डज नॉट होल्ड ट्रू कंप्लीटली. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टू सेक्स डिटर्मिनेशन. अब हम जेनेटिक्स की बात होती है तो सेक्स डिटर्मिनेशन का भी हमने अक्सर सुना है, लाइक एक सोशल ईविल है एक तरीके से कि यू नो विमेन आर ऑफन ब्लेम्ड कि लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई. एंड पुराने टाइम्स में, मतलब अभी भी होता है बट काफ़ी कम हुआ है, बट जो फीमेल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा था. सो जो अगर कोई औरत ने फीमेल को बर्थ दिया तो इट वाज कंसिडर्ड द फीमेल्स फॉल्ट, राइट, कि उसने ही शी इज़ गिवन बर्थ टू अ गर्ल सो इट्स हर फॉल्ट. बट फिर धीरे धीरे लकीली साइंस हैज़ पेव्ड आवर वे and science has made things easier, has busted a lot of myths, I would say. तो साइंस की स्टडी हुई और इससे फिर धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअली क्रोमोसोम्स, कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. एंड एक्चुअली इन केस ऑफ ह्यूमंस इट्स एक्चुअली द मेल्स हु डिटरमाइंस कि जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होगी या मेल होगा. So let's see how that happens. So एक साइंटिस्ट थे हैंकिंग नाम के, तो इन्होंने देखा कि एक कोई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहा है which is present throughout the process of spermatogenesis. Spermatogenesis is the process of formation of sperms, involves meiosis, reduction, division, right? And तो उन्होंने देखा कि जो भी स्ट्रक्चर को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद जो स्पर्म्स बने, टोटल मान लीजिए जितने भी x नंबर ऑफ स्पर्म्स बने, तो उसमें से जो 50% थे उनके पास वो जो स्ट्रक्चर था जिसको इन्होंने x बॉडी बोला, तो वो x बॉडी प्रेजेंट था 50% के पास, और जो बाकी के 50% थे उनके पास प्रेजेंट नहीं था, राइट. सो इस स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बॉडी बोला. बाद में पता चला कि वो क्रोमोसोम का अगर हम देखें तो एक्स जैसा शेप होता है. सो इसलिए लेटर इट वाज डिस्कवर्ड टू बी द क्रोमोसोम. ठीक है, तो बेसिकली वो एक्चुअली इंसेक्ट के केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जहाँ पर इंसेक्ट्स के केस में होता है
कि फीमेल्स तो जो होती हैं उनके सारे गैमीट्स ही एक्स प्रोड्यूस होते हैं, सारे में ही, मतलब सारे ही जो एग्स बनते हैं सभी में एक्स बॉडी मतलब एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन मेल्स जो होते हैं उनके 50% में एक्स बॉडी रहता है, जैसे एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, बाकी 50 में नहीं रहता है, राइट। तो अब अगर किसी एग को, फीमेल एग को, इफ इट गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म, तो फिर इसके पास तो 2 एक्स हो जाएंगे, सो एक्स एक्स अगेन, सो दिस इज अ फीमेल। While if some female gets fertilized by this one, जिसके पास बस एक ही X है, तो ये X0 एक तरीके से हम कहते हैं, तो this becomes the male। तो ये X0 फॉर्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था, जो कि कुछ इंसेक्ट्स में देखा गया था। Okay, all eggs they bear an additional X chromosome beside the other chromosome, जैसा कि मैंने बताया। On the other hand, some of the sperms bear the X chromosomes, whereas some do not। तो यही वो X0 मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था। बट सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो देखा गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज में, ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से होता है। यूनिफॉर्मिटी कम है इस चीज़ में। तो जैसे हम ह्यूमंस जो सबसे कॉमन है, हम सबको पता भी होगा कि जो मेल्स होते हैं दे आर XY, द फीमेल्स जो होती हैं दीज आर XX। तो नेचुरली ये XX हैं, तो इनके जितने भी जो एग्स बनेंगे ये सारे के पास X क्रोमोसोम ही होगा, राइट। लेकिन ये डिफरेंट हैं, दीज आर हेटेरोगैमिट, इसे हेटेरोगैमिटी बोलते हैं। हेटेरोगैमिटी क्योंकि ये 2 अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो इन द केस ऑफ ह्यूमंस मेल्स शो हेटेरोगैमिटी, राइट। तो इनके जो स्पर्म्स बनेंगे वो 50% में X होगा और 50% में Y होगा, राइट। अब ये जो भी एग्स तो सारे सेम है, लेकिन जो भी स्पर्म एक्चुअली इस एग को फर्टिलाइज करेगा, बी इट द X1 और बी इट द Y1, तो वो डिटरमाइन करेगा कि द रिजल्टेंट चाइल्ड, वो अगर XX कॉम्बिनेशन, अगर X से फर्टिलाइजेशन हुआ, XX कॉम्बिनेशन है, तो इट विल लीड टू अ गर्ल, while if there's an XY combination, it will lead to a boy. So actually, as you see here, it's actually the male's chromosomes. It's either X or Y. It's in his sperms, whether it's the X chromosome or the Y chromosome, which actually determines कि offspring का sex क्या होगा, whether it will be a girl or whether it will be a boy. Same जो है male heterogamity, ये Drosophila में भी देखा जाता है। Drosophila has quite lesser number of chromosomes as compared to us, but इनमें भी वही सिस्टम है, XY है, और जो फीमेल्स होती हैं वो XX होती हैं। सिमिलरली अगेन यहाँ पर जो भी बेसिकली जो भी सेक्स हेट्रोगेमिटस होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स होते हैं, वो सेक्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि ये दोनों केसेस में मेल्स आर हेट्रोगेमिटस, तो मेल्स डिटरमाइन की जो ऑफस्प्रिंग है उनका क्या सेक्स होगा। लेकिन बर्ड्स में एक डिफरेंट केस देखने को मिलता है जहाँ पे फीमेल्स आर हेट्रोगेमिटस, मेल्स आर बोथ ZZ वाइल फीमेल्स आर ZW। Z और X का कुछ डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, बस ये XY और इस सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक डिफरेंट अल्फाबेट दे दिया गया है यहाँ पर। So in case of birds, it is the females that are heterogametous. So क्योंकि ये heterogametous हैं, तो अब ये determine करेंगे कि इनका जो offspring होगा उसका क्या sex होगा, whether it will be a female or it will be a male. Now coming to pedigree analysis. So pedigree कुछ नहीं है, it is just like a representation of inheritance of a particular trait, या basically एक family tree के जैसा हम कह सकते हैं, family tree के जैसा है, but it is like made for the purpose of understanding the inheritance of a particular trait या कोई डिजीज़। तो अक्सर ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये डिजीज़ में काफ़ी काम आता है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मेल्स के लिए फीमेल्स, अनस्पेसिफाइड सेक्स, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हम जो कलर्ड बॉक्सेस हैं उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेटिंग से सिंगल लाइन, कॉन्सैंग्विनियस मेटिंग में डबल लाइन्स, और सिमिलरली पेरेंट्स ऊपर चिल्ड्रन नीचे। हाँ, तो ये सिंबल्स यूज़ होते हैं पेडिग्री एनालिसिस में। और यहाँ पर हमारे पास 2 पेडिग्रीज दिए हुए हैं।
विच इज़ द ऑटोसोमल, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए है और एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए है. ऑटोसोम्स क्या हुए? ऑल द क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम्स, these are our autosomes. तो बेसिकली फॉर ह्यूमंस इफ वी टॉक, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 to 22 ये हमारा ऑटोसोम्स हुए ये, ठीक है. तो इन क्रोमोसोम्स में कोई भी डिफेक्ट आने की वजह से अगर मतलब कोई डिजीज होता है तो उसे हम ऑटोसोमल डिजीज बोलेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पेडिग्री विच इज फॉर एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है. तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट क्या हुआ कि बेसिकली जहाँ पर भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा वहाँ पर वो एक्सप्रेस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो ये तो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इसमें तो नेचुरली एक्सप्रेस होगा. ये जो है हमारा, ये हेटेरोजाइगोट है बट ये भी डोमिनेंट है, ओके. तो इसमें भी ये ट्रेट एक्सप्रेस होगा क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. ये जो है फाइनल वाला जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है, इसके पास क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ही नहीं है, सो ये दिस ट्रेट रिप्रेजेंट्स द हेल्दी इंडिविजुअल्स. बाकी ये दोनों जो भी हुए ये हमारे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं. तो ये उस वैसे ही एक डिजीज़ का जिसका नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो वैसे ही एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ का इनहेरिटेंस दिखा रहा है ये पर्टिकुलर पेडिग्री. On the other hand, on the right side we have एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का, जिसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया. हम लोग आगे देखेंगे कि सिकल सेल अनीमिया एग्जैक्टली क्या होता है. सो एज आई मैंशन, दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है. मतलब ना ही वो इसमें एक्सप्रेस होगा ना ही वो इसमें एक्सप्रेस होगा. ओनली द होमोजाइगस रिसेसिव वंस, दीज विल बी दी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है. तो इसका ये पर्टिकुलर पेडिग्री है. अब एक सिंपल तरीका जो होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, आई एम नॉट गेटिंग इनटू एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव बिकॉज दैट्स नॉट इन द करिकुलम आई बिलीव. सो जो अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच पेडिग्रीज को डिस्टिंग्विश करना हो तो एक सिंपल सा चीज़ है हमारे पास कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है इट विल नॉट स्किप जनरेशंस. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर तो ऐसा बेसिकली नहीं होगा कि किसी के जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड नहीं हैं बट सडनली द ट्रेट अपीयर्स इन इट्स चिल्ड्रन. ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं हैं, मतलब कि इस केस में तो दोनों ही पेरेंट्स हमारे होमोजाइगस रिसेसिव हैं, यानी कि स्मॉल ए, ठीक है. नाउ दैट बोथ ऑफ देम आर होमोजाइगस रिसेसिव, तो कोई डोमिनेंट एलील का स्कोप ही नहीं है. इनका मेटिंग होने से भी जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन सभी में रिसेसिव एलील से होंगे. तो हम देख सकते हैं इनके सारे किड्स नॉर्मल हैं. वहीं जहाँ पर हमारे पास एक अफेक्टेड पेरेंट है तो उसका कोई चाइल्ड अफेक्टेड हो सकता है. नॉट ऑल ऑफ कोर्स, कहीं पर भी सारे चिल्ड्रन नहीं होंगे बट सम चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड. अब लेकिन इसके कॉन्ट्रास्टिंग एक इंटरेस्टिंग ट्रेट है इन द अदर पेडिग्री जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का है, विच स्किप्स जनरेशंस. तो जैसे यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखिए जहाँ पर आइदर ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड लेकिन इनके ऑफस्प्रिंग में ये ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है. अगेन हियर आइदर ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बट इनके ऑफस्प्रिंग में ये ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है. तो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें सिंपल है इसका फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स. तो ये जो इक्वेशन जो इसमें था ये पलट जाता है. यहाँ पर बेसिकली जो स्मॉल ए हैं दीज आर दी ओनली वंस विच आर अफेक्टेड. बाकी ये दोनों केसेस होमो एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वंस, दीज आर द हेल्दी वंस. तो चांसेस हैं कि जो पेरेंट्स रहे होंगे हियर या फिर हियर, सो दे मस्ट हैव बीन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वंस. तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दे वर हेल्दी पीपल. बट क्योंकि जब इनका क्रॉस हुआ तो फिर मतलब एक प्रपोर्शन आया होगा जिसमें जो दोनों के रिसेसिव एलील्स हैं वो कंबाइन होके ये होमोजाइगस रिसेसिव को फॉर्म किए. तो उसमें जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग था वो हमारा अफेक्टेड हो गया. सो बेसिकली इनके पेरेंट्स में कुछ नहीं था बिकॉज दे वर द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वंस, बट बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स सम ऑफ द
offspring, they resulted in having both the defective alleles, and that is how the trait appears after skipping generations. So this is the simplest form of distinction between an autosomal dominant trait and an autosomal recessive trait. Genetic disorders generally two types के होते हैं. पहला है Mendelian and the second one is chromosomal. Mendelian में क्या होता है? It is due to alteration or mutation in a single gene, and it follows the Mendelian pattern of inheritance. जैसा हमने पहले देखा है, पहले के जैसे सिकल सेल अनीमिया का पहले मैंने डिस्कस किया पिछले स्लाइड में. सो दिस फॉलोज द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. तो कोई एक जीन है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, उसके वजह से जो रिजल्टेंट डिजीज है, डिसऑर्डर है, उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, chromosomal disorders, now these might be due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. अब जैसे क्या हो सकता है कि सेल डिवीजन के टाइम पर कुछ डिफेक्ट्स हुए जिसकी वजह से नॉर्मली तो 46 आना था, बट गलती से एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आ गया, तो इससे टोटल क्या हुआ, हमारे पास 47 क्रोमोसोम्स हो गए. या क्या हुआ कि सेल डिवीजन के टाइम पे एक क्रोमोसोम दूसरे सेल में मतलब दी अदर सेल हैड बोथ द क्रोमोसोम्स, तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं उस सेल में बेसिकली एक क्रोमोसोम आया ही नहीं, जो नॉर्मली 46 जो आना था वो आया ही नहीं. सो वी आर लेफ्ट विथ 45 क्रोमोसोम्स. सो बेसिकली ये कुछ एब्सेंस हुआ या कुछ एक्सेस हुआ, तो इसके वजह से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो these are known as chromosomal disorders. and जैसे plants में for example उनमें तो generally ऐसा होता है कि एक तो क्रोमोसोम नहीं बल्कि पूरा सेट कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर सेल डिविजन. सो कभी कभी पूरा सेट उनकी सेट चेंज हो जाता है, तो उनकी प्लॉइडी ही चेंज हो जाती है. So now we'll be discussing the genetic disorders one by one. So Mendelian disorders में सबसे पहला है हीमोफीलिया, which is an X-linked recessive disorder. और अब जैसे अभी मैंने आपको जब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया था, तो these were both autosomal traits, right? तो यहाँ पर एक X-linked trait है. हीमोफीलिया इज अ डिजीज जिसमें बेसिकली ब्लड, अगर आपने आई थिंक जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग का एक पूरा कैस्केड होता है, एक फैक्टर के बाद दूसरा फैक्टर, दूसरा तीसरा फैक्टर, तो एक पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग टू टेक प्लेस. लेकिन इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में कि एक सिंगल प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन द कैस्केड ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, तो किसी सिंगल प्रोटीन जनरली फैक्टर 8 फैक्टर 9 होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है. तो उस प्रोटीन में प्रॉब्लम आने की वजह से जो इंडिविजुअल होता है उसमें ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, राइट. तो एक सिंपल सा भी कट अगर होता है तो उससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कैन अकर. एंड तो बेसिकली देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है. और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये जो X-linked डिसऑर्डर होता है वो मेल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू अ फीमेल. ये जो हीमोफीलिया है ये आपके रॉयल फैमिली में, द ब्रिटिश रॉयल फैमिली, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, वो उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, बिकॉज सम कैरियर्स और उनके मतलब फैमिली में ही फीमेल कैरियर्स काफ़ी रही हैं, सो काफ़ी उनके फैमिली में देखा गया है. इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हीमोफीलिया पेडिग्री. आप नेट पे देख भी सकते हैं, उसका पेडिग्री अवेलेबल होगा आई गेस. सो हाँ, तो एक प्यूनेट स्क्वायर बनाकर देखते हैं कि हाउ द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया एज अ ट्रेट कैन टेक प्लेस. तो जैसे कि हम एक केस ले रहे हैं वेयर वी हैव अ नॉर्मल मेल हु इज XY एंड वी हैव अ फीमेल विच इज अ कैरियर, ओके. तो एक इसके पास ही हीमोफीलिया का डिफेक्टिव वाला जीन है, एलील है, बट द अदर एलील इज नॉर्मल. अब ये जो फीमेल है ना, शी इज अ कैरियर. वाई? बिकॉज शी कैरीज दिस डिफेक्टिव एलील, बट
शी herself इज नॉट अ हीमोफीलिया पेशेंट. क्यों? क्योंकि इसका जो दूसरा एलील है ये तो नॉर्मल है. सो इट विल, अगर ये डिफेक्टिव एलील है, ये मान लेते हैं कि वो फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बट ये नॉर्मल एलील है, सो दिस विल प्रोड्यूस द फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो इस फीमेल, शी इज नॉट अ पेशेंट, शी इज एब्सोल्युटली हेल्दी, बट शी इज डेफिनेटली अ कैरियर फॉर दिस ट्रेट. ठीक है. अब इसका प्यूनेट स्क्वायर अगर बनाकर देखें तो इस कॉम्बिनेशन और ये दोनों को मिलाकर अगेन वी हैव अ फीमेल विच इज अ कैरियर. ओके. ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मिलाते हैं तो वी गेट अ नॉर्मल फीमेल, अ हेल्दी फीमेल. ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम मिलाते हैं तो वी गेट मेल विच हैज द हीमोफीलिया जीन और एक नॉर्मल मेल मिलता है XY. ठीक है. अब नॉर्मली अब ये देखेंगे कि यहाँ पर भी XX है, यहाँ पर भी XX है, और दोनों के पास एक ही X क्रोमोसोम है विच इज डिफेक्टिव, एक ही डिफेक्टिव एलील है, राइट. लेकिन द प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि मेल्स हैव डिसिमिलर क्रोमोसोम्स हियर, और इसका जो हीमोफीलिया के क्लॉटिंग फैक्टर का जो जीन है वो बस X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. सो फीमेल्स में अगर एक एलील डिफेक्टिव भी है तो जो दूसरा एलील है वो उसके लिए कॉम्पनसेट कर देता है, बट मेल्स के पास वो दूसरा एलील है ही नहीं कॉम्पनसेशन के लिए, बिकॉज दे हैव द Y क्रोमोसोम, राइट. सो इनके पास अगर एक एलील ही डिफेक्टिव मिल गया इन्हें, तो बेसिकली जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा ऐसे केसेस में, और क्योंकि एक्सप्रेस नहीं होगा तो ये जो केस है, ये जो मेल है, इट विल बी अ हीमोफीलियक मेल. सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से हेट्रोजाइगोट्स तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेल्स में दे आर डिफरेंट क्रोमोसोम्स, बट इवन इफ दे हैव अ सिंगल एलील, तो वाइल द फीमेल्स दे रिमेन अनअफेक्टेड बट द मेल्स दे गेट अफेक्टेड, राइट. तो इसलिए जो ये डिसऑर्डर होता है ये मेल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट होता है. इनफैक्ट कोई भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो होगा दैट विल बी मोर प्रेवलेंट इन द मेल्स. Moving on, the next Mendelian disorder we'll be talking about is sickle cell anemia. उसका पेडिग्री हमने देखा. It is an autosomal recessive trait. पिछला वाला हीमोफीलिया जो था it was an X-linked recessive trait. लेकिन this is autosomal, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 to 22 से बीच के किसी भी क्रोमोसोम पे, जो कि एक्चुअली ये आई थिंक 6th क्रोमोसोम पे होता है इसका ट्रेट, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल. तो बेसिकली होता ये है कि जैसा कि हमने देखा था कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में किसी एक जीन में कुछ चेंज, कुछ ऑल्टरेशन, म्यूटेशन कुछ होता है. तो यहाँ पर ये GAG कॉम्बिनेशन है जिससे बेसिकली ये जो A है ये A से T का म्यूटेशन हो गया, एडेनिन से थाइमीन का म्यूटेशन हो गया. अब ये जो ये म्यूटेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये नेक्स्ट यूनिट में, विच इज़ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट, जहाँ पर ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड एक्सप्लेन्ड है, वो पढ़ने के बाद शायद बेटर समझ में आए. बट आप अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि ये जो चेंज आया इसकी वजह से जो प्रोटीन के लिए ये कोड कर रहा था उसमें एक अमाइनो एसिड में चेंज आ गया. तो ये ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट रेसिड्यू की जगह अब ये वैलीन के लिए कोड कर रहा है. वैलीन अमाइनो एसिड यहाँ पर जनरेट हो रहा है. ठीक है. एंड दिस इज हैपनिंग इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चेन्स होते हैं एंड 2 बीटा चेन्स होते हैं. ओके. सो इस केस में जिनके पास ये डिफेक्टिव एलील होगा उनके पास ये ग्लूटामेट की जगह वैलीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. ठीक है. तो उनका जो बीटा चेन होता है वो डिफेक्टिव होता है. तो इस डिफेक्ट की वजह से ये जो इनका हीमोग्लोबिन होता है, इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ पॉलीमराइजिंग एंड फॉर्मिंग अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज सपोज टू बी, मतलब इन अ सोल्यूशन लाइक फॉर्म, बट ये एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, पॉलीमराइज जैसा हो जाता है. सो इस वजह से इसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है. एंड साथ ही साथ जो RBCs का शेप है, जो नॉर्मल ये जो बाइकॉनकेव शेप होता था वो बाइकॉनकेव शेप से चेंज होके वो एक सिकल शेप हो जाता है अब. तो ये सिकल शेप होने की वजह से क्या होता है कि दे टेंड टू प्रोड्यूस एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो. तो इसे वैसो ऑक्लूजन कहते हैं. ऑक्लूजन मतलब लाइक ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ब्लड. तो जैसे आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में या इस एग्जाम्पल में कि वाइल द नॉर्मल RBCs इनका शेप इस तरीके का होता है कि इनका फ्लो आराम से हो सके, लेकिन ये जो सिकल शेप्ड RBCs होते हैं
इनका फ्लो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, ये नॉर्मली नहीं कर सकते, तो इस वजह से इट लीड्स टू द सिकल सेल ट्रेट. नाउ दिस वन इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. तो जैसे मान लेते हैं कि देयर इज एन इंडिविजुअल जो कि विच इज़ नॉर्मल, ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल है, तो ये ए मान लेते हैं, दीज आर बोथ डोमिनेंट एलील्स, तो दिस इज अ हेल्दी एलील, ठीक है. फिर एक है AS जिसमें कि हमारा एक एलील तो नॉर्मल है, एक एलील हमारा डिफेक्टिव है, विच इज द सिकल सेल वाला एलील, जिसमें कि ये बेसिकली ये डिफेक्ट है, ठीक है. तो ये इंडिविजुअल्स में मतलब बिकॉज दे हैव अ नॉर्मल एलील प्रेजेंट इन दे हैव अ नॉर्मल एलील प्रेजेंट इन देम, तो इनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइट. तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, बट नॉट एज मच, तो फिर ये फिर भी नॉर्मल होते हैं. लेकिन फिर एक जो तीसरे हैं जो SS, जो विच हैव बोथ द रिसेसिव एलील्स फॉर सिकल सेल ट्रेट, तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे ओनली हैव द सिकल शेप्ड RBCs, एंड इनमें काफ़ी प्रॉब्लम प्रोड्यूस होता है क्योंकि वैसोक्लूजन वगैरह, जैसा हमने अभी देखा था, हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन, फाइबर लाइक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो इसलिए ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि ये जो रिसेसिव है, रिसेसिव कंडीशन में दिस डिजीज मैनिफेस्ट इटसेल्फ. Thirdly, we come to phenylketonuria, which is also a Mendelian disorder. तो इसमें बेसिकली एक कुछ ऐसे जीन में डिफेक्ट हो जाता है जिसके वजह से एक एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, ठीक है. ये एंजाइम का फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन. ये एक मतलब अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में समाव इन्वॉल्व है. अब क्योंकि ये कन्वर्जन, क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन कन्वर्जन भी नहीं हो रहा है. कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो फिनाइल एलेनिन नेचुरली ये एक्यूमुलेट होता जाता है, एंड इट्स का एक्यूमुलेशन इट रिजल्ट्स इन इट्स कन्वर्जन टू फिनाइल पायरुविक एसिड, और कुछ और भी डेरिवेटिव्स बन जाते हैं. अब ये जो डेरिवेटिव्स हैं, दीज एक्यूमुलेट इन द ब्रेन, और ब्रेन में एक्यूमुलेट होने से मेंटल रिटार्डेशन होता है, और साथ ही साथ ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड वगैरह है, it is excreted in the urine because of its poor absorption by the kidney. तो basically ये भी एक particular gene में एक defect है जिसकी वजह से ये enzyme produce नहीं हुआ, and which led to the further downstream effects that we saw. Now moving to the last thing which is the chromosomal disorders. तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में किसी एक जीन का डिफेक्ट नहीं है, बेसिकली एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही एक्स्ट्रा हो जाता है, या क्रोमोसोम मिसिंग है, या पूरे के पूरे सेट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं. तो कुछ बेसिकली कुछ सेल डिवीजन के दौरान फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, कुछ इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन हो गया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, तो उस वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का या तो गेन हो जाता है या तो लॉस हो जाता है. जैसा हमने देखा है कि जनरली सेल डिवीजन के टाइम पे जैसे एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, मतलब एक ऐसा है, तो इसका एक एंड होता है, एक तरफ खिंचता है, एक एंड जो है दूसरी तरफ स्पिंडल से खिंचता है. लेकिन मान लेते हैं इस तरफ का स्पिंडल में कुछ डिफेक्ट था, या व्हाटएवर बी द रीजन, ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम मानते हैं ये एक तरफ ही चला गया, राइट. तो ये जो एक सेल है, मतलब ये जो एक रिजल्टेंट सेल है, इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा अब तो. सो दिस विल एक्चुअली रिजल्ट इन मतलब एक एन्यूप्लॉइडी जनरेट हो जाती है. इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवीजन में टेलोफेज जो होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, विच इज बेसिकली सेल मतलब सेल का डिवीजन नहीं हो पाया, राइट. तो उस फेलियर ऑफ सेल डिवीजन के वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म, और इस फिनोमेनन को हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, ओके. एंड दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स में वेल टॉलरेटेड होता है. इनफैक्ट एनिमल्स में तो पॉलीप्लॉइडी कैन नॉट बी टॉलरेटेड ओनली, सो एनिमल्स में हम नहीं देखते हैं, बट प्लांट्स में फॉर सम रीजंस इट इज़ मोर टॉलरेटेड. तो जैसे फॉर एग्जांपल जो वीट है जो हम खाते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ पॉलीप्लॉइड, इट इज़ अ हेक्साप्लॉइड वेराइटी, मतलब 6 times द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो नॉर्मल में है, ओके. सो मूविंग टू द फर्स्ट
chromosomal disorder, which is Down syndrome. I'm sure all of you have heard about it. So Down syndrome में क्या होता है, बाकी chromosomes तो ठीक है, but the 21st chromosome उसमें actually 2 के होने की जगह 3 chromosomes रहते हैं. So basically normally जो हमारे पास 46 होने चाहिए थे, तो उसमें क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर, so the individual has 47 pairs of chromosomes. ठीक है. डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स देखेंगे अभी हम लोग की क्या होते हैं. तो बेसिकली एक जनरल ओपन माउथ जैसा होता है, कुछ टिपिकल फीचर्स होते हैं ऐसे जो फेशियल फीचर्स जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं. इन्हें मंगोलियन टाइप फीचर्स भी कहते हैं कभी कभी. एंड एक ओपन माउथ जनरली देखा जाता है. कुछ आइरिस पे कुछ टिपिकल स्पॉट्स होते हैं. ईयर्स का साइज़ जनरली छोटा होता है. जो टोज़ हैं लेग्स के, जो फर्स्ट एंड सेकंड टो है, इनके बीच में सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है. पाम में एक सिंगल क्रीज देखने को मिलता है. देन वी हैव क्लाइनोडेक्टाइली. क्लाइनोडेक्टाइली इज़ बेसिकली जब ये जो 5th डिजिट है, जो सबसे छोटा फिंगर है, इसका थोड़ा कर्वेचर होता है टुवर्ड्स दिस फिंगर, टुवर्ड्स द 4th फिंगर, मतलब इधर की तरफ ये कर्व करता है. सो दिस इज़ अनदर फीचर. और इसके अलावा एडल्ट्स में फिशर्ड टंग देखने को मिलता है. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स विच आर सीन. और ये सब कुछ वही 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होता है. सो यहाँ पर और भी कुछ रीजंस दिए हुए हैं, कुछ ट्रांसलोकेशंस, बट यू डू नॉट नीड टू नो देम एट दिस पॉइंट, एट दिस स्टेज. अभी आपको बस ये जानना है कि ये 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है. यहाँ पर क्या है कि बाकी क्रोमोसोम्स तो ठीक है, बट जैसे एक मेल में बस XY प्रेजेंट होना चाहिए नॉर्मली, बट इन केसेस में जो मेल्स होते हैं उनमें XXY होता है. सो बेसिकली अगेन दिस इज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन. तो ये दोनों X भी उसी सेल में आ जाते हैं, Y भी उसी सेल में आ जाता है. तो एक ये ऐसा सेल बन जाता है जिसमें ये 3 सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो रिजल्टेंट उसका भी मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 होते हैं वैसे लोगों में. सो ओवरऑल डेवलपमेंट तो मैस्कुलिन होता है because Y chromosome is present. But such individuals, they show gynecomastia, which is actually they are males, but they show a development of breasts. And apart from that, these individuals are sterile, they cannot reproduce. Next, we have Turner syndrome, which is due to the absence of one of the chromosomes. तो इसमें बेसिकली जैसे हमने देखा था यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम आ गया था, बट इस केस में एक सेक्स क्रोमोसोम लैकिंग है. सो जो इंडिविजुअल्स हैं, दीज आर फीमेल्स, बिकॉज ऑफ कोर्स वाई क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है नहीं, सो दीज आर फीमेल्स ओनली. तो ये दीज आर फीमेल्स, बट इनके पास बस एक ही एक्स क्रोमोसोम है. ठीक है. अब क्योंकि इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो वीड एक्सपेक्ट कि कुछ फंक्शंस में कुछ दिक्कत होगी. सो दीज फीमेल्स आर स्टेराइल. तो दैट्स बिकॉज दे हैव रूडिमेंट्री ओवरीज, बिकॉज वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इज लैकिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो उनमें लैकिंग होता है. सो दिस इज इट अबाउट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन. एंड आई होप आपको ये ईजिली समझ में आया ये पूरा चैप्टर. और इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप NCERT को वापस से रेफ़र करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे. सो या, थैंक यू.